नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सुबह के 8 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश के साथ ही देश और दुनिया में क्या है खास, पूरा अपडेट आपको देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां क्या है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। अलका लांबा, संदीप दीक्षित, वीरेंद्र सचदेव ने डाला वोट। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज स्टूडेंट्स को बांटेंगे स्कूटी और लैपटॉप। 7,900 बच्चों को मिलेगी ई स्कूटी। भोपाल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कूनो के जंगल में छोड़ेंगे 2 चीते। डॉक्टर्स और निगरानी टीम से भी करेंगे चर्चा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रेन में किया सफर। नर्मदापुरम से भोपाल तक की यात्रा। यात्रियों से भी किया संवाद। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत एक गुड न्यूज के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छात्रों को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने 12th क्लास में टॉप किया है, उन बच्चों को आज ई स्कूटी मिलेगी। प्रतिभाशाली बच्चों को आज सम्मानित किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के 7,900 ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो आज सम्मानित किए जाएंगे। उन्हें ई स्कूटी की सौगात मिलने जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होगा। शैक्षणिक सत्र साल 2023-24 में 12वीं पास हुए छात्रों को जिन्होंने टॉप किया अपने स्कूल में, उन छात्र को ये तोहफा मिलने जा रहा है मोहन सरकार की ओर से। तो मुख्यमंत्री छात्रों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 12th टॉपर्स को जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है, गवर्नमेंट स्कूल्स के टॉपर्स को ई स्कूटी मिलेगी। आपको बता दें, जापान से लौटने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले यही ऐलान किया था कि जितनी भी पुरानी योजना है उनको उनके मूलभूत आधार पर ही हम लगातार संचालित करते रहेंगे। किसी भी योजना को हम बंद नहीं कर रहे हैं। और मेधावी छात्र योजना के तहत जो पूर्व सीएम रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसका ऐलान किया था विधानसभा चुनाव से पहले, और उसी के तहत अब मोहन सरकार भी इस योजना को आगे लेकर के जा रही है। छात्रों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और एक और गुड न्यूज है श्योपुर से। 2 चीतों को आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव जंगल में छोड़ेंगे। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे 2 चीते। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नेशनल पार्क में चीते छोड़ेंगे। बाड़े से कूनो के जंगल में 2 चीते छोड़े जाएंगे। डॉक्टर्स की टीम, निगरानी टीम सीएम से चर्चा भी करेगी। तो मध्य प्रदेश ऐसा देश का राज्य जहां पर चीते हैं। कल ही मादा वीरा ने 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। अब कुल शावकों की संख्या यहां पर 14 हो गई है। लेकिन बाड़े से कूनो के जंगल में अब 2 चीतों को छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये जो चीते हैं अब कूनो नेशनल पार्क के वातावरण से काफी इनका सामंजस्य बैठ गया है। उस हिसाब से कूनो नेशनल पार्क में 2 चीते छोड़े जाएंगे। और फिर यदि सब कुछ इनके अनुकूल रहता है तो फिर दूसरे चीतों को भी धीरे धीरे कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर सामने आई है। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता वीरा ने 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया है और वीरा के 2 शावकों को मिलाकर अब कूनो में नन्हे शावकों की संख्या कुल 14 हो गई है। और इन नन्हे शावकों के आने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी प्रदेशवासियों के साथ ये खुशी बांटी है, खुशी जाहिर की। सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आज मादा चीता वीरा ने 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। मध्य प्रदेश की धरती पर चीता शावकों का स्वागत है। प्रदेशवासियों को इन नन्हे शावकों के आगमन पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। इधर सिवनी में एक बाघ को सुअर का शिकार करना भारी पड़ गया और फिर हुआ यूं कि शिकार की चाहत जान पर बनाई। फिर शुरू हुई जिंदगी की जंग, जिसे देखकर रह गया हर कोई दंग। जिंदगी और मौत कैसे दुश्मनी को दोस्ती में बदल देती है, पूरी कहानी बताएगी आपको ये रिपोर्ट। सिवनी में
हैरान करने वाला वाकया, दिखा अजब नजारा। एक कुआं, दो जानवर, कुएं के अंदर सुअर और बाघ। क्या है पूरा माजरा? गौर से इस तस्वीर को देखिए। कुएं में वनराज और सुअर दोनों एक साथ हैं। दोनों ही कुएं से निकलने जद्दोजहद में हैं। सवाल उठा कि बाघ और सुअर का ये हाल कैसे हुआ। दरअसल बाघ निकला था जंगली सुअर का शिकार करने। सुअर भी जान बचाने के लिए भागा और एक्सीडेंटली कुएं में आ गिरा। गजब ये कि सुअर के साथ साथ बाघ भी कुएं में लैंड कर गए। अब हालात ये कि शिकार और शिकारी दोनों एक साथ एक ही जगह पर और दोनों की जान आफत में। जो भी वन अधिकारी समीपस्थ हैं उनको सूचना दी और मुझे सूचना मिली और हमने अपना ऐसे रेस्क्यू स्क्वाड रवाना किया। पिंजरा लगाया तो पहले टाइगर पिंजरे में चला गया और उसे बाहर निकाल लिया गया और बाद में फिर दोबारा से पिंजरे को डाला तो फिर वाइल्ड बोर भी निकल आया। तो वाइल्ड बोर को तो यहीं पे छोड़ दिया गया है। ये फीमेल टाइग्रेस है, युवा है, 3 साल की है लगभग। तो इसे वहाँ पे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में मुक्त किया जाएगा अभी शरणार्थी। सिवनी के हरदुली गांव के ग्रामीणों ने बाघ के कुएं में गिर जाने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। देखिए ये तस्वीर। किस तरह वनराज के रेस्क्यू के लिए कुएं में क्रेन से खुला पिंजरा और रस्सी से बांधकर चारपाई डाली गई। इस दौरान चारपाई पर ठीक अगल बगल बाघ और सुअर दोनों बैठे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान सुअर बाघ को पिंजरे में पहुंचने के लिए मदद करता भी नजर आया। फिर जब कुछ देर बाद बाघ को ये बात समझ आई कि जिंदगी बचानी है तो पिंजरे में कैदी बनना स्वीकारना पड़ेगा, सो जान बचाने बाघ पिंजरे के भीतर चला गया। ये पूरी कहानी उस पल की अद्भुत गवाही देती है कि जब जान पर बनाती है तो दोस्ती दुश्मनी दोनों भुला दी जाती है। सिवनी से चंदन रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नर्मदापुरम से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के यात्रियों ने 4 फरवरी को कमाल की यात्रा की। उनकी इस यात्रा में उनके साथ थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों से मुलाकात की और राज्य के विकास को लेकर खुलकर बातचीत भी की। इस दौरान एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि कोई मुख्यमंत्री लोगों के बीच बैठा हुआ हो। सीएम और उनके स्टाफ ने बाकायदा ट्रेन की टिकट भी बुक कराई थी, जिसे टीसी ने चेक भी किया। इंटरसिटी एक्सप्रेस में एंट्री करते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोगों के साथ साथ बच्चों से घिर गए। उन्होंने बच्चों को दुलार किया, टॉफी खिलाई। इस दौरान जनता से सीधे संवाद के बीच कई बार वो खिलखिलाकर हंसे। ये सिलसिला रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आने तक लगातार चलता रहा। इस पूरी यात्रा के बीच लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि सीएम उनके बीच बैठे हुए हैं। उनके सादगी भरे अंदाज ने लोगों को आकर्षित किया। जिस तरह पीएम मोदी लोगों के बीच जाकर खुद को भूल जाते हैं, उसी तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी जनता के बीच खो गए। उन्होंने जनता से हाथ मिलाया, उनसे बात की, उनके साथ सेल्फी ली। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव नर्मदा जयंती के मौके पर नर्मदापुरम में आयोजित मां नर्मदा जन्मोत्सव गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे और जब वो वहां से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने ट्रेन का सफर तय किया। मैं आज नर्मदा जयंती में नर्मदापुरम, जिसको पुराना होशंगाबाद जिला बोलते हैं, वहाँ पे हमारे लिए मां नर्मदा की जयंती मनाने आए थे। आज ये नर्मदापुरम का गौरव दिवस भी है। मतदाताओं से सरकार बनती है, इसलिए मतदाताओं से, आम नागरिकों के साथ मिलने जुलने से, उनकी रिएक्शन को लाने में, अन्यथा ये एक आभा मंडल बन जाता है। उस आभा मंडल में निकलने में कष्ट आते हैं। शाजापुर जिले के शुजालपुर के सीएम राइज स्कूल में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक अनोखे तरीके से स्कूली दिनों को याद किया। उन्होंने उठक बैठक लगाकर और क्लासरूम में टेबल बजाकर गाने गाकर अपने स्कूली दिनों को याद किया। इस अवसर पर अलग अलग शहरों से आए पूर्व छात्रों ने भी भाग लिया।
जिनमें कई उद्योगपति, शिक्षक और रिटायर्ड कर्मचारी शामिल थे। उन्होंने भी कान पकड़कर उठक बैठक लगाई और गाने गाए। ये स्कूल शुजालपुर का पहला हाई स्कूल है जिसकी स्थापना 1931 में श्री राम मंदिर के पीछे हुई थी। इसे लाल स्कूल के नाम से जाना जाता है। 1957 में वर्तमान सीएम राइस स्कूल भवन में कक्षाएं शुरू हुई। कार्यक्रम में 67 साल बाद स्कूल आने वाले पूर्व छात्र भी शामिल हुए। 85 वर्षीय बुजुर्ग छात्र भी लकड़ी का सहारा लेकर अपने पुराने साथियों से मिलने पहुंचे। प्रोफेसर MR नालमे ने 1951 की यादें साझा करते हुए बताया कि उनकी हाई स्कूल क्लास में सिर्फ 19 छात्र थे। उस समय सेकेंड डिवीजन में पास होना भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। पूर्व छात्र राम शर्मा जो 1 जनवरी 1957 को यहाँ पहुंचे थे, वो यहाँ के छात्र थे। उन्होंने बताया कि उनकी 3 पीढ़ियां इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। वो खुद यहाँ छात्र और शिक्षक दोनों रहे हैं। सभी ने अपने शिक्षकों को याद करते हुए अमर रहे के नारे लगाए, सेल्फी ली और ग्रुप फोटोज भी क्लिक कराई। खंडवा के आदिवासी विकासखंड खालवा के बाहरा गांव में जल्द ही एक प्रयोग की शुरुआत की जाएगी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने इसकी पहल की है। पीने के पानी और सिंचाई के पानी के लिए ये अनोखा प्रयोग किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कहा कि पेयजल समस्या से निपटने के लिए बिजली एक जरूरी माध्यम है जिसके बिना पानी की मोटर्स नहीं चल सकती, लेकिन अब इस समस्या का समाधान खोजने पर विचार हो रहा है। मंत्री विजय शाह ने बताया कि PHE विभाग की मदद से बिजली की मोटर को सोलर ऊर्जा में बदला जाएगा और जो सोलर ऊर्जा की प्लेट है वो ट्राइबल विभाग लगाएगा। यहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाती, यहाँ पर लाइन लॉस होते हैं, मोटरें नहीं चल पाती और पानी टाइम पे नहीं मिल पाता। और PHE वालों से हमने बात करी है कि वहाँ जो बिजली की मोटर है वो आप हमको सौर ऊर्जा की मोटर में कन्वर्ट कर दो और जो सौर ऊर्जा का प्लेट होगी वो हम लगाएंगे, ट्राइबल डिपार्टमेंट लगाएगा। एक अनोखा और अद्भुत प्रयोग हम लोग खंडवा जिले में करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से महाकुंभ यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन रानी कमलापति से गाजीपुर सिटी के बीच 2 बार चलेगी जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा आसान और आरामदायक हो सके। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ट्रेन कब चलेगी। रानी कमलापति से गाजीपुर सिटी जाने वाली ट्रेन 5 और 8 फरवरी को दोपहर 3:40 पर निकलेगी और दूसरे दिन सुबह 11:50 पर गाजीपुर सिटी पहुंच जाएगी। वहीं गाजीपुर सिटी से 6 फरवरी और 9 फरवरी को दोपहर 1 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह करीब 11:15 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इस कुंभ स्पेशल ट्रेन में 14 स्लीपर कोचेस और 8 जनरल डिब्बे सहित कुल 24 डिब्बे होंगे। देखिए, कुंभ स्पेशल को अगर मैं बात करूं तो पहले से ऑलरेडी रानी कमलापति से बनारस पहले ही अनाउंस हो चुकी थी, जिसकी अभी वर्तमान में 3 ट्रिप बाकी हैं। आज एक नई गाड़ी और कुंभ स्पेशल के लिए अनाउंस हुई है जो कि 5 फरवरी 2025 से रानी कमलापति स्टेशन से डिपार्चर करेगी वाया इटारसी जबलपुर होते हुए प्रयागराज छिपकी और बनारस होते हुए गाजीपुर के लिए। धार के ऐतिहासिक भोजशाला में चल रहे 4 दिवसीय बसंत उत्सव के दूसरे दिन मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता धर्म जागरण की प्रांत सह संयोजिका भारती दीदी ने इसे संबोधित किया। सबसे पहले बड़ी संख्या में लोग मातृशक्ति अखंड ज्योति मंदिर में जुटे। वहां से देवी का चित्र लेकर भजन कीर्तन करते हुए भोजशाला पहुंचे, जहां मां वाघ देवी के चित्र को गर्भगृह में स्थापित किया गया। कार्यक्रम के अतिथि ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता ने कहा कि हिंदू जागा हुआ है लेकिन जागरण नहीं हुआ है, उन्हें सिर्फ जगाने की देर है। भोजशाला की मुक्ति के लिए मातृशक्ति की भूमिका को उन्होंने अहम बताया और मंगलवार को होने वाले सत्याग्रह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान भी किया गया। उन्होंने कहा कि मां सरस्वती भोजशाला में जल्द ही विराजित होंगी, इसके लिए सभी मातृशक्तियों को जागृत होना पड़ेगा। और समाज में गतिविधियों के माध्यम से कि हमारी मातृशक्ति उन नैरेटिव को समझ नहीं पा रही हैं, इसलिए जागी हुई तो है मगर जागृत नहीं है। उनको जागृत करने की दृष्टि से आज का मातृशक्ति सम्मेलन रखा गया था। और दूसरी बात, जब उनको जागरण होगा तो उसके माध्यम से क्या है कि जो समाज में हम पंच परिवर्तन चाह रहे हैं कि मातृशक्ति का जो कुटुंब व्यवस्था हो वो दुरुस्त हो। मध्य प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर सरकार ने संजीवनी क्लिनिक खोलने की पहल की थी। इस योजना के तहत ग्वालियर में 24 क्लिनिक शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही, संसाधन और स्टाफ की कमी के चलते योजना अपने उद्देश्य से विफल होती दिख रही है। मरीजों को मजबूरन बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। एक रिपोर्ट इस पर देखते हैं।
खाली कुर्सियां, स्टाफ की कमी और इलाज के लिए भटकते मरीज। ये हालत ग्वालियर के सिंधिया नगर स्थित संजीवनी क्लिनिक की है। यहाँ डॉक्टर्स तो छोड़िए, कोई पैरामेडिकल स्टाफ तक मौजूद नहीं है। यही हालात जिले के अन्य संजीवनी क्लिनिक के भी हैं। कहीं डॉक्टर्स नहीं है तो कहीं नर्सिंग स्टाफ के साथ दूसरी व्यवस्थाएं नहीं है, जिससे मरीजों को भटकना पड़ रहा है। जबकि छोटी छोटी बीमारियों की इलाज और टेस्ट के लिए लोगों को बड़े अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर संजीवनी क्लिनिक खोले गए हैं। दवाई के लिए है? पैर में दर्द, कमर में दर्द। अच्छा, नहीं लेकिन डॉक्टर तो है ही नहीं है। नहीं है अभी। 11:15 बजने वाले हैं। हाँ, और दवाई लेने के लिए आए हैं और कोई आए नहीं है डॉक्टर। कितने बजे खुलने का टाइम कितना बजे? 9 से 5 का है। और अभी क्या बज रहा है? 11:15। संजीवनी क्लिनिक में डॉक्टर समेत पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जानी है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर और स्टाफ उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, जिससे संजीवनी क्लिनिक योजना का मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा है। ग्वालियर कलेक्टर भी मान रही हैं कि हालत ठीक नहीं है। इसका CMHO के माध्यम से हम लोगों ने एक बार एनालिसिस किया था, तो हमारे पास वर्कफोर्स कुछ कम है। इसकी मांग हम लोगों ने स्वीकृति भोपाल में भेजी हुई है। इसको एक बार और फॉलो अप कर लूँगी कि जिस प्रकार से वो लोग बहुत अच्छी तरीके से चल सके। ग्वालियर में संजीवनी क्लिनिक की स्थिति ऐसे समझें। ग्वालियर में अभी 24 में से 17 संजीवनी क्लिनिक नगर निगम ने दिए हैं। इसमें से 6 क्लिनिक पर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ के साथ अन्य सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, जिसमें DD नगर, आदित्यपुरम, 50 क्वार्टर हजीरा, रेशम मिल बिरला नगर, सेवा नगर और राजीव आवास महलगांव शामिल हैं। कुछ क्लिनिक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहे हैं। वहां दवाइयां भी गिनी चुनी मौजूद हैं। साथ ही जिन क्लिनिक्स पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी समय पर क्लिनिक नहीं पहुंचते, जिससे मरीजों को भटकना पड़ रहा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से SSC आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें। BSF ने आरोपियों को ग्वालियर की बिलौआ पुलिस के हवाले किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को पुलिस के हवाले कर दिया। 9 परीक्षार्थियों को पुलिस के हवाले किया गया है। BSF की तरफ से ऑनलाइन लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ था। ज्वाइनिंग के दौरान इसका खुलासा हुआ। BSF में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये भर्ती हुई थी और उसमें ये फर्जीवाड़ा सामने आया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको दे दे। SSC आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का खुलासा ज्वाइनिंग के दौरान हुआ था और अब BSF ने आरोपियों को ग्वालियर की बिलौआ पुलिस के हवाले कर दिया है। नासिर गौरी का रुख कर लेते हैं। नासिर, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, BSF ने 9 परीक्षार्थियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। जब ज्वाइनिंग हुई थी तब इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। अब आगे पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा सकती है? BSF के द्वारा कल देर रात में बिलौआ पुलिस से जो ग्वालियर थाना की उसको ग्वालियर जिले की जो बिलौआ थाना पुलिस है उसके हवाले कर दिया गया है। तो आज ये कोर्ट में पेश करेगी बिलौआ पुलिस और उसके बाद उनका रिमांड मांगेगी। जिस तरह से जो MP, UP और राजस्थान के जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने ऐसी चालबाजी की, एक सॉल्वर से मिले और उसके बाद 9 सॉल्वर अरेंज किए गए जो छत्तीसगढ़ से ताल्लुक है। जो फर्जी सॉल्वर बैठे हुए थे वो छत्तीसगढ़ के थे। अब पुलिस पूरी तरह से पड़ताल में जुट गई है और जो शुरुआती जानकारी मिली है, ये डोंगरगढ़ के 2 हैं और 2 भिलाई के हैं। एक छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के साथ साथ 9 स्थानों के हैं जो अभ्यर्थी हैं कि सॉल्वर बैठे थे। तो पुलिस अब धीरे धीरे पड़ताल करना शुरू कर दी है, क्योंकि आज उनको कोर्ट में पेश करेगी और संभवतः पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि 5 दिन का रिमांड मांगेगी। 5 दिन में से जितना कोर्ट उनको रिमांड देती है उसके बाद पूछताछ करेगी तो उसको पता चल सकेगा कि ये जो गैंग है वो किस तरह से और जगह सक्रिय है। क्योंकि अर्धसैनिक बल में इस तरह से अगर मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं अगर, तो एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा और भी कहीं चल रहा होगा। तो पुलिस की कोशिश यही है कि इस फर्जीवाड़े की जो जड़ है, मूल जो लोग हैं या जिस तरह से जो गैंग जो ऑपरेट कर रहा है उसको खुलासा कर सके। लेकिन आपको बताया जिस तरह से जो MP, UP और राजस्थान के जो अभ्यर्थी थे, इनकी जगह पर जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसमें फोटो जो था वो सॉल्वर का था। लेकिन जब ये लोग परीक्षा के लिए जब पास हो गए, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, उसके बाद ये ज्वाइनिंग के लिए 21 से 5 दिसंबर को ग्वालियर पहुंचे थे। तो उसके बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और उस खुलासे के बाद BSF के लोगों ने इनको पकड़ लिया। एक लंबा इंट्रोगेशन BSF के अंदर हुआ और उसके बाद जब पूरा मामला आपराधिक हुआ तो उसके बाद पुलिस को उन्होंने हैंडओवर देर रात कर दिया है। तो आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, आपसे देखिए हैंडओवर तो यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि परीक्षार्थियों को सिर्फ आरोपी बनाया गया, आखिर वो
सॉल्वर कौन थे, किस तरह से ये पूरा गैंग काम कर रहा था, इसका भी भंडाफोड़ होना बाकी है। अब खैर पुलिस ने इन्हें अपने हवाले में लिया है, पूछताछ में ये सब खुलासा होगा भी। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।